हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए सामान्य ज्ञान की क्लास दी जा रही है, जो कि आपका 1 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, और आज है 6 जुलाई, तो आज आपका सेट नंबर 6 है। देखिए, आपको इसका जो फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप जब कांटेक्ट करेंगे तो बस आपको करना क्या है कि अपना हाई लिख के अपना नाम पूरा लिख देना, चाहे मेल हो या फीमेल। ठीक है, तो अगर जो मेल होंगे तो सबके लिए ग्रुप की व्यवस्था की गई है, तो ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और फ्री इसका जो भी पढ़ाया जाएगा डेली का PDF मिलेगा। आपको हिंदी, ग्रामर और मैथ और रीजनिंग की क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर, तो उसके बाद से आपको यह क्लास कंटिन्यू की जाएगी। तब तक के लिए अभी जीके चल रहा है, जीके चलेगा, हिंदी की क्लास, हिंदी ग्रामर की क्लास, रीजनिंग की क्लास। ठीक है, ये प्रस्तावित है, आपके ऊपर है। अगर जो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको यह क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर ये है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। सेट नंबर 6 है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक, अब देखिए एक रोग है बेरी बेरी। ठीक, ये किस विटामिन की कमी से होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार के आपके कई सारे एग्जामों में भी पूछा है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में विकल्प ए जो दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अब इसके बारे में प्रमुख तथ्यों को देखेंगे तो देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए, तो क्या है दोस्तों, थायमीन। कभी कभी पूछता है कि विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो विटामिन बी का मुख्य स्रोत है अंकुरित अनाज, कभी कभी आपके ऑप्शन में दिया रहता है। बाकी आपका फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, ये भी आपके विटामिन बी के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर जो अंकुरित अनाज दे रहा है तो यह विटामिन बी का प्रमुख जो है स्रोत है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसके कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, इतना जान लीजिए, इनका प्रमुख स्रोत जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा आपकी हवा की आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापन किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब का मापन किया जाता है। देखिए, यहाँ हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर दिया है। ठीक है, हाइग्रोमीटर मतलब हवा की आर्द्रता का मापन होगा, हाइड्रोमीटर मतलब तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व का मापन होगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अंतर है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है और मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब का मापन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है। तो इनमें से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है मित्रों, तो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं इनके पास लोकसभा को भंग करने का शक्ति होता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, या इनको भंग करने की शक्ति इनके पास निहित है। अब देखेंगे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 85 का नियम 2 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 85 का ख के अनुसार क्या है नियम, तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अब क्वेश्चन में आपके सामने आ सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फिर भी आगे दे रहा है कि किंतु राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 74 के नियम 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ये थोड़ा है कि जब भी मन किया लोकसभा को भंग कर देंगे, नहीं, भंग करने से पहले इनको अनुच्छेद 74 के नियम 1 के अधीन कहा गया है कि वह ऐसा करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की क्या करेंगे, आज्ञा लेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या कह रहा है, भंग करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके अनुशंसा पर ही कर सकते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 52 है। ठीक है, इसमें लिखा गया साफ साफ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है।
आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन में। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आईने अकबरी के रचयिता है आपके अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल आपके आईने अकबरी के रचयिता है। तो इनका विकल्प जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल है। कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे तथ्य इसके बारे में कि अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। यह 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखी गई है। 16वीं शताब्दी मतलब 1500 ईस्वी। ठीक है, 1500 ईस्वी की बात हो रही है। 16वीं मतलब 1600 ईस्वी नहीं है, 1500 से 1599 के बीच में। ठीक है, 1500 से 1599 के बीच में ईस्वी आपकी 16वीं शताब्दी है। तो इसमें यह जो पुस्तक है आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में मुगल सम्राट अकबर का प्रशासन शामिल है। इसमें उस समय के राजस्व, भूगोल, संस्कृति आदि की जो है व्याख्या की गई है। ठीक है, यानी अकबर के शासनकाल के दौरान उसके राजस्व व्यवस्था, उस समय की भारत की भूगोल, उस समय की भारत की संस्कृति, ये सभी चीज़ें आईने अकबरी में आपका लिखा हुआ है। आईने अकबरी आपके अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कुछ पुस्तक हैं मुगल वंश से संबंधित, जैसे बाबरनामा को लिखा है बाबर ने तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम जो है इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है कि बाबरनामा के रचयिता कौन है या हुमायूं नामा के रचयिता कौन है। तो हुमायूं नामा के रचयिता हुमायूं नहीं है, गुलबदन बेगम है, इतना याद रखिएगा। 5वें नंबर के प्रश्न में है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? यहाँ बात स्थलीय सीमा की हो रही है, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है। विकल्प आपका ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं 7। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। इनमें सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, लगभग 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत की सीमा आपके बांग्लादेश की सीमा से लगती है। सबसे कम आपके अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, शायद 108 के 9 किलोमीटर ही सीमा जो है आपके अफगानिस्तान की 90 किलोमीटर ये ऐसे कुछ है। ठीक है, लेकिन सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा से लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 देश हैं, आपको मैंने बता दिया। ये भारत के पड़ोसी स्थलीय पड़ोसी देश हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सीमा विस्तार आपके बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो अयोध्या आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यह आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। अब बात करेंगे अयोध्या नगरी की। ठीक है, विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अयोध्या श्री राम नगरी, देखिए अयोध्या को श्री राम नगरी भी कहा जाता है। यह सरयू किनारे स्थित है। अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था, सभी लोग से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, अब कुछ शहर देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे कि आगरा आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है, मथुरा आपके यमुना नदी के किनारे, मथुरा आपका जन्म स्थल कृष्ण भगवान का है। लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी जो कि अविनाशी नगरी है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, शंकर नगरी। नासिक आपके महाराष्ट्र में पड़ता है जो आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी ये आपकी जो शहरें हैं यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रमुख शहरें हैं। ठीक है, तो इनमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आगरा पूछ सकता है, आगरा भाई ताजमहल के लिए फेमस है और ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। कानपुर आपका चमड़ा नगरी है, मथुरा आपका कृष्ण भगवान से संबंधित है, लखनऊ आपकी राजधानी है, वाराणसी आपकी अब जानते ही है। ठीक है, तो ये सभी नदी किनारे स्थित हैं, आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे तो आगे के प्रश्न में है 7वें नंबर में कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना की बात करेंगे तो वो 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। विकल्प इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, याद रखिए लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी सबसे पहली जनगणना। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। दो चीज़ें हैं, एक तो पूछेगा आपसे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई 1872 में, और आधिकारिक या नियमित जनगणना कब हुई तो 1881 में। ठीक है, और तब से अब तक जनगणना स्टार्ट है। ठीक है, इसे प्रथम समकालिक जनगणना कहा गया है। 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो यह आज़ादी के बाद 15वीं है और 7वीं जनगणना है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है जो आपकी 2011 की जनगणना थी, और 1881 से देखेंगे तो ये 15वीं थी। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के बारे में देखिए कि इसका नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत विश्व में परिवार नियोजन को अपनाने वाला देश था। ठीक है,
तो परिवार नियोजन को अपनाया है भाई भारत ने। और 2011 की जो थीम थी, नारा था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। आज़ादी के बाद 15वीं और स्वतंत्रता के जब से 1881 से जनगणना हुई है, तब से 15 जनगणनाएँ हो चुकी हैं और 7वीं जनगणना आज़ादी के बाद हुई थी। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों शराब का पीएच मान 3.5 होता है। ठीक है, 3.5 अर्थात इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। ठीक है, ठीक, क्योंकि पीएच पैमाने में 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो होता है क्षारीय होता है, और जो 7 होता है उदासीन होता है। कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ वस्तुएं देखेंगे जिनका पीएच मान है। जैसे शराब का पीएच मान हमने 3.5 देखा, नींबू 2 से 2.4 रहता है, समुद्री जल जो है 8.5 होता है इसका पीएच मान, सिरके का पीएच मान 2.4 से 3.4 तक होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है ये कभी अम्लीय होता है, कभी क्षारीय होता है, 4.8 से 8.4। और मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4, जिसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, क्षारीय होगी। क्या होगी? क्षारीय। ठीक है, तो ये रहे कुछ पदार्थों और उनके पीएच मान। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 आपके संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, विकल्प इसका ये होगा सही उत्तर। इसके बारे में की पॉइंट्स देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के लिए संसद के अधिकार और ऐसा करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी जो आपका अनुच्छेद 368 है, यह संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के अधिकार और ऐसा करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह भारतीय संसद की संशोधन संबंधी मनमानी शक्ति को जांच के दायरे में रखता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है, जो यह बताता है कि संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, जिसे दोनों सदनों द्वारा अधिनियम किया जाना चाहिए। इसे राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके 368 से संबंधित। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो 1906 ईस्वी में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी मित्रों? 1906 में। अब इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखिए कि इसकी स्थापना किसकी? तो मुस्लिम लीग की 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुद्दौला और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, 3 लोग थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी या मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो किसने? मुस्लिम लीग ने। स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपाय और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन किया गया उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी? तो इसने सबसे पहले कि बंगाल विभाजन का समर्थन किया यानी अंग्रेजों का, और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया मुसलमानों ने, और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपाय और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। यह सब चीज़ें आपका कब किया गया था? 1906 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के निर्माता कहे जाते हैं, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को सब लोग जानते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, वैसे ही पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तो ये थे इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। एक बात है कि दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन 10 से अधिक चाहिए यानी 15 या 20 चाहिए तो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा और बेहतरीन से आपको बताया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट ज़्यादा करेंगे, कमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद।